सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय जिसने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा दुकानदारों या जो वेंडर हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, उनके द्वारा अपना नाम, नेम प्लेट अपने प्रतिष्ठान पे, अपने ठेले पे लगाने का आदेश दिया था, वो आंशिक तौर पर रोक दिया गया। अब यहाँ पे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा, पुलिस इस चीज़ में दखल नहीं देगी। तो उद्देश्य इस निर्णय का ये था कि जो कांवड़ यात्रा मार्ग है वहाँ पे कांवड़ियों को ये पता चल सके कि दुकान किसकी है। ये ऑन पेपर बात है और वो अपना तय कर सके उन्हें किससे सामान खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है। फिलहाल क्योंकि इस तरह के निर्णय कम से कम उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के बस की बात भी नहीं है कि वो लागू कर पाए, तो ये तय है कि इसे अगर कोई लागू कर सकता था तो पुलिस कर सकती। तो ये मामला ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार को इन निर्णयों को लेने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ये सरकार के स्तर के काम नहीं है और बड़ा मजाकिया स्थिति लगती है कि जब सरकार इस तरह के निर्णय लेती है कि जो कि सामाजिक हैं, सरकारी तंत्र के नहीं हैं। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बसर पर। मैं आपको उत्तर प्रदेश में जो निर्णय हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो रोका, उस पर विस्तार से बात बताऊं कि ये निर्णय सरकार के द्वारा क्यों नहीं होना चाहिए, ये निर्णय समाज के द्वारा क्यों होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था, मान लेते हैं रामलाल था। रामलाल की समस्या ये थी कि रामलाल को हमेशा ये लगता था, एक फोबिया था दिमाग में, कि उसके चारपाई के नीचे भूत रहते हैं। अब भैया चारपाई के नीचे भूत रहते हैं, रामलाल रात भर डरा डरा सा चारपाई पे करवटें बदलता है, सो नहीं पाता है। उसे लगता है कि जैसे ही वो चारपाई से नीचे उतरेगा उस भूत उसके पैर पकड़ के खींच लेगा, या कब भूत चारपाई के नीचे से निकलेगा आके उसे दबोच लेगा। रामलाल बड़ा डरा डरा रहे। तो रामलाल के घर वाले, दोस्त यार मिलके एक मनोचिकित्सक के पास ले गए, साइकियाट्रिस्ट के पास गए। उसने देखा, बड़ा सा कन्वर्सेशन हुई दोनों के बीच में और उसके बाद उसने दवाइयाँ लिख दी ढेर सारी। महीने भर रामलाल ने दवाइयाँ खाई, लेकिन दिक्कत वही की वही, रामलाल को लगे कि चारपाई के नीचे भूत है। प्रक्रिया चलती रही, साइकियाट्रिस्ट बदलते रहे, दवाइयाँ बदलती रहीं, पर रामलाल की बीमारी ज्यों की त्यों रही। किसी की बातों का फ़र्क, न किसी की दवाई का फ़र्क। फिर एक दिन गांव का एक सियाना आया तो बात बताई गई, भाई दिक्कत क्या है, इतनी दवाइयाँ, इतना खर्चा। पता है कि साहब रामलाल को दिक्कत ये है कि रामलाल की चारपाई के नीचे भूत रहता है। चारपाई के नीचे भूत रहता है तो रामलाल भूत से डरता है। कहा, सियाने ने कहा, बोले बस इतनी सी बात है। बोले जी। तो बोले लो भाई, इसका इलाज तो 2 मिनट में कर देते हैं। अरे मान जाएंगे साहब, 2 मिनट में इलाज कर दिया आपने तो, इसका इलाज तो बड़े बड़े नहीं कर पाए। बोले अभी होगा 2 मिनट में। रामलाल के घर में अंदर गया, बेडरूम में सियाना, चारपाई उठाई, बिस्तर उठा के ज़मीन पर डाला, चारपाई उठा के आंगन में बाहर फेंक दी। बोले ज़मीन पर लेटना, किसने कहा है कि बिस्तर पर लेट। चारपाई के नीचे भूत है ना, कमरे में तो नहीं है, तो अब चारपाई नहीं रही, भूत भी नहीं रहा। उस दिन से रामलाल ठीक हो गए। तो सम टाइम कुछ डिसीजन सरकारें नहीं कर सकती। अब इस निर्णय का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। योगी आदित्यनाथ एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो खूब चाहते हों तो भी ये नहीं कह सकते। उनके भी कुछ बंधन हैं, कुछ दायरे हैं कि भैया आर्थिक बहिष्कार करो एक समुदाय का। वो नहीं कह पाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात नहीं कह पाएंगे, सरकार का कोई अध्यादेश इस तरह से जारी नहीं कर पाएंगे, ना अपनी चुनाव की रैली में ये बात कहेंगे कि आप आर्थिक बहिष्कार करिए। संभव नहीं है उनके द्वारा कहा जाना। लेकिन जो मूल रूप से उन्होंने ये लागू किया, इसके पीछे की मंशा यही है। और सोचिए कि इससे बदतरीन स्थिति एक समाज की क्या होगी कि उसे अपनी बहू बेटी बचाने के लिए कानून चाहिए। ठीक है, कानून अपना काम करेगा, कानून ऑलरेडी हैं। कोई आपकी बहू बेटी के विषय पे गंदी नज़र डालता है, कोई आपकी बहू बेटी पे गंदी नज़र डालता है, छेड़छाड़ करता है, टोंटबाजी करता है, देश में पर्याप्त कानून है। लेकिन वो कानून तब काम करेंगे कि पहले ये घटना हो जाएगी, फिर आप थाने जाएंगे, थाने जाके FIR लिखाएंगे,
फिर पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ेगी, जेल भेजेगी, लंबी प्रक्रिया है। आप सड़क पे जा रहे हैं, आपकी बहन, बेटी, माँ को कोई छेड़ रहा है, वहाँ आपको कानून का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। कानून ही आपको ये अधिकार देता है और एक समाज के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे आपका कर्तव्य भी ये होता है कि उसी समय सड़क किनारे से ईंटा उठा के उसके सर में मारें। उसके बाद बाकी की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये जो बिल्कुल बेगैरती एक समाज के तौर पे ओढ़ ली गई है कि साहब अगर सड़क पे हम जा रहे हैं, वहाँ हमारी बहन को कोई छेड़ रहा है, तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ आए या मोदी आए और वो आके आपकी तरफ से लड़ें, या फौज को कश्मीर से हटा के यहाँ भेज दें और वो 24 घंटे बंदूक लेके AK-47 लेके आपकी बहन की, बेटी की सुरक्षा के लिए आपके साथ चले, तो ये संभव नहीं है। अगर इसी खौफ में आपको मर जाना है तो बेहतर है कि आप जल्दी मरो, जल्दी ख़त्म हो ये सब, क्योंकि ऐसी कायरता का कोई इलाज है नहीं। दुनिया में कोई कानून आपके लिए ये चीज़ कर नहीं सकता। आपके दिमाग में जो चारपाई के नीचे भूत वाला फितूर घुसा हुआ है ना, उसका इलाज यही है, और वो सरकार के पास नहीं है, आपके पास है कि उस चारपाई को उठा के फेंकिए, बिस्तर ज़मीन पर लगाइए, चारपाई खत्म, भूत खत्म। और उसके लिए योगी आदित्यनाथ को अध्यादेश देने की ज़रूरत नहीं है लागू करने की, उसके लिए कानून बनाने की दरकार नहीं है। आपको ये फैसले कुछ सामाजिक तौर पे, निजी तौर पे लेने होते हैं। आप कावड़ यात्रा पे जा रहे हो यार, कावड़ लेने आप जा रहे हो, और 1000 आज के ज़माने में तरीके हैं कि जिनसे आप किसी से प्रोडक्ट खरीदने, किसी की सेवाओं को लेने, किसी के यहाँ भोजन आदि करने से पहले ये ज्ञात कर सकते हैं कि वो कौन है। पहली बात तो कपड़े से पता चल जाता है। मोदी जी ने कहा था ना, आप दुकान से कुछ खरीदने से पहले QR स्कैन कर सकते हैं, इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। आप पता कर सकते हैं। पहली बात तो 90% तो ये है कि आपको 2 मिनट खड़े होकर नज़र मारने में ये समझ में आ जाएगा कि ये दुकान किसकी है, ये रेहड़ी वाला जो फल बेच रहा है वो कौन है, उसकी पहचान क्या है। इतना कठिन नहीं है। जहाँ डिजिटल पेमेंट नहीं है, सामान मत लो, भाषा से समझ में आ जाता है, वेशभूषा से समझ में आ जाता है, ठीक है कि नहीं, QR स्कैन करके समझ में आ जाता है। तो आप खुद क्यों नहीं तय कर लेते ये चीज़। आप अगर रास्ते में पेशाब करने भी चले जाते हो, कावड़ यात्रा पे हो, तो उसके बाद दोबारा कावड़ को तभी हाथ लगाते हो जब नहा धो लेते हो, स्नान कर लेते हो। तो आप खाते समय इतनी स्वच्छता कैसे भूल जाते हो। उसके लिए सरकार को कानून बनाना पड़ता है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये काम तो आप बिना सरकार के भी कर लें, जरूरी भी है। स्वच्छता रखनी है ना कावड़ में, और उस कावड़ को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। हम सीधी सपाट बात रोज की अपनी ज़िंदगी की करते हैं। चलिए आपके लिए कठिन होगा कि बाइक मैकेनिक आपको या कार मैकेनिक नहीं मिल रहा है, या जो स्वधर्मी है वो बहुत ज़्यादा पैसे लेता है। जहाँ कर सकते हैं, सब्जी खरीदनी है या फल खरीदना है या इस तरह की सेवाएं जो हैं और छोटी छोटी हैं, उनमें तो आप ये काम कर सकते हो ना। इसके लिए तो किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर थूका हुआ मता हुआ खाने का शौक है तो उसमें कानून बना के भी कुछ नहीं कर सकते। सबकी दुकानों पर ताला तो योगी आदित्यनाथ जी लगवा नहीं सकते। तो आपको जब खाना ही वही है तो आप वही खाओगे, स्वाद उसी में आ रहा है तो वही करोगे। और अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो आपको दरकार नहीं है किसी कानून की। न योगी आदित्यनाथ जी को बनाने की दरकार है, न लागू करने की दरकार है, न सुप्रीम कोर्ट आपको रोकने आ रहा है कि नहीं साहब आप तो अनिल नहीं आसिफ के ठेले से सामान लो। ये निर्णय आप अपने स्तर पे ले सकते हैं। ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बेवजह का आपने फितूर दिमाग में बना रखा है। हर चीज़ आपको कानून से चाहिए। कुछ चीज़ें आप अपने आप से कर सकते हो। उन फोबिया जो दिमाग में आपने भर रखा है ना, निकाल सकते हो। उसके बाद एक दूसरी चीज़ और आती है, अरे साहब इन ठेले रेहड़ी वालों को, गरीबों को ताकत दिखा के क्या होगा। वो देखो वहाँ फलाना वो ओवैसी ये ढिमका वो, इन्हें क्यों नहीं रोकते। तो जिसने भी बात की है ना, यकीन मानिए उससे बड़ा कैपिटल C कोई नहीं है।
युद्ध के कुछ नियम होते हैं। युद्ध में भी जहाँ प्रहार करना होता है ना, जब फॉर्मेशन में दो सेनाएं आमने सामने होती हैं, तो वहाँ भी ये देखा जाता है सबसे कमज़ोर जगह कहाँ है, शुरुआत वहीं से की जाती है। कमज़ोर जगह पर प्रहार करके भी ताकत दुश्मन की ही घटेगी, और नियम यही है युद्ध का कि कमज़ोर स्थान पर प्रहार करो, जिससे आप लड़ने में ये लगता है कि नहीं इससे मैं नहीं लड़ पाऊंगा, उससे मत लड़ो, जबरदस्ती थोड़ी ना उससे आप लड़ो। नैतिकता की बात की जाए, युद्ध के नियमों की बात की जाए, तो भैया मेरे तुम किस खेत की मूली हो। उस जमाने में भीष्म पितामह के बनाए नियम उस युद्ध में नहीं चले थे कि जिसमें खुद वासुदेव कृष्ण, युद्ध नियमों से तो विधाता नहीं लड़ पाया, तुम किस खेत की मूली हो जो नियमों से युद्ध लड़ोगे। और कानून और विधान के अनुरूप सामाजिक हक ना उस जमाने में मिला था, उस जमाने में भी खुद लड़ना पड़ा था। ऐसा नहीं कि उस जमाने में कौरवों के दरबार में सिर्फ धृतराष्ट्र और दुर्योधन थे। कौरव सत्ता का जो स्तंभ थे गुरु द्रोण थे। पांडवों के लिए उनका मानना था कि नहीं साहब पांडव सही हैं, भीष्म पितामह थे उनका मानना था बिल्कुल सही है। विदुर जी खुल के पांडवों की वकालत करते थे, और उसके बावजूद भी पांडवों को अपने अधिकार के लिए लड़ना ही पड़ा था, स्वयं लड़ना पड़ा था। सिस्टम पांडवों का था। आप लोग बार बार कहते हो कि भैया सरकार भले हमारी हो, सिस्टम तो उनका है, तो भैया सिस्टम पूरा पांडवों का था, और तो भी अपने हक के लिए उन्हें लड़ना पड़ा था, तो भी अभिमन्यु का बलिदान देना पड़ा था। तो कम से कम अपने धर्म ग्रंथों से सीख लो थोड़ा सा, कुछ लड़ाइयाँ खुद लड़नी पड़ती हैं। और वर्तमान की हमारी जो केंद्र सरकार है मोदी जी की, पड़ोस का एक देश है पाकिस्तान, और इसी आर्थिक बहिष्कार के अस्त्र से नाक रगड़वा के घुटनों पे ले आया गया उसी मुल्क को। आज अगर उस मुल्क के जो यूट्यूबर हैं उनके वीडियो आप देखोगे तो हर तीसरे वीडियो में आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि आधे पाकिस्तानी कहते हैं भाड़ में गया कश्मीर, हमें आटा दे दो। और 2-4 साल और ऐसा ही चलता रहा ना, थोड़ा टाइट नट बोल्ट, तो पूरा पाकिस्तान चीख चीख के कहेगा भाड़ में गया कश्मीर, हमें आटा दे दो। तो युद्ध को कई स्तर पर लड़ा जाता है। युद्ध को योगदान युद्ध में सेना में सिर्फ वो लोग नहीं देते हैं जो दुश्मन से आमने सामने लड़ते हैं, इन्फेंट्री वाले, आर्टिलरी वाले। इनके अलावा भी सिग्नल कोर होती है, आपका एएमसी होती है, सप्लाई होती है, इनकी सबकी भूमिका है, इन सबका महत्व है। सप्लाई के बिना इन्फेंट्री वाले नहीं लड़ पाएंगे, एएमसी के बिना इन्फेंट्री वाले नहीं लड़ पाएंगे, मेडिकल कोर के बगैर। महत्व हर एक का है, बराबर का है। इंजीनियरिंग कोर नहीं होगी तो मिलिट्री वाले, इन्फेंट्री वाले नहीं लड़ पाएंगे, महत्व उनका भी है। तो आप सीधे बंदूक उठा के लड़ नहीं सकते, सहयोगी भूमिका तो निभा सकते हैं। और उसका प्राथमिक रास्ता आपको योगी आदित्यनाथ जी ने बता दिया है। आपका जो भूत का डर है उससे निपटने का प्राथमिक रास्ता आपको योगी आदित्यनाथ जी ने बता दिया है। उन्होंने ये आपको कह दिया है, संवैधानिक पद पर है कि इतना ही कर सकते हैं, इतना ही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कह सकते, उनकी मजबूरी है। वो भी अभी स्टेट में है। मान लीजिए जो आपका अरमान है ना कि कल को प्राइम मिनिस्टर बने, हम मान लेते हैं तो कल को प्राइम मिनिस्टर बन गए, 6 महीने बाद आपने गालियाँ दोगे, तो फिर जब प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठेंगे तो उनका बोलने का, करने की जो क्षमता है वो और ज़्यादा दायरों में बंध जाएगी, क्योंकि वहाँ फिर अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी जुड़ जाएंगे। आज कम से कम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की योगी जी को समस्या नहीं है, इसलिए वो इतना भी कर पा रहे हैं। कल को जब वो अगर प्रधानमंत्री बन गए तो उनके ऊपर वो एक दबाव भी होगा, वो इतना भी कह और कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने एक आह्वान किया है, और उस आह्वान को आगे बढ़ाना हमारा आपका काम है। अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो आसान है, साइन बोर्ड के बगैर भी, दुकान पे नेम प्लेट के बगैर भी आप ये जान सकते हैं, 99% जान सकते हैं। 1% धोखा हो गया कोई बात नहीं है। तो तय आपको करना है कि थूका हुआ जूस पीना है या नहीं पीना है, मुता हुआ फल खाना है या नहीं खाना है। योगी आदित्यनाथ जी ने तो सिर्फ एक आह्वान करके आपको रास्ता बता दिया है कि आपको क्या करना है। और जब मरना ही है तो क्या योगी बाबा कर लेंगे, क्या मोदी कर लेंगे, क्या कोई और कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। और नहीं तो इस डर से बाहर आने की शुरुआत यहाँ से करिए।
कम से कम ये तय करिए कि आपका जो पैसा आप मेहनत से कमाते हैं वो सही हाथों में जाए, वो ऐसे हाथों में ना जाए जो कल डेटोनेटर खरीदें और आपके बच्चे सड़क किनारे किसी धमाके में या दंगे में उसी पैसे के हथियारों का शिकार बने। ये तय करना आपका काम। बने हैं पूर्व में, ऐसा नहीं कि पूर्व में ना बने हो, पूर्व में बनते रहे। और दोबारा अगर वो दौर जो 10 साल से थमा हुआ है आपको देखने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, तो फिर जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अन्यथा एक नेता ने बहुत बड़ा आह्वान किया है, मान लीजिए, समझ लीजिए और यकीन कीजिए, अगर साल भर भी आपने इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया, लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही घुटने पर हों। दुनिया में पेट से बड़ा कोई मजहब नहीं है, खाली पेट कोई मजहब नहीं चलता। सुबह ठूंस के खा लिया, रात को ठूंस के खा लिया और दिन में ये कह दिया कि नहीं साहब हम तो इबादत कर रहे हैं इसलिए खा पी नहीं रहे, वो चल जाता है। लेकिन जब आंखों के सामने भूख से बच्चे बिलबिला रहे हों उस समय कोई मजहब याद नहीं आता, उस समय सिर्फ एक मजहब याद आता है जिसे रोटी कहते हैं, जो आज आधे पाकिस्तान को याद आ रहा है। और जो बाकी का पाकिस्तान है ना, जो यहाँ है, हर शहर हर गांव के कोने में एक में बसा हुआ, उससे आप ये रोटी वाला मजहब याद दिला सकते हो। सरकार नहीं दिला सकती, आप दिला सकते हो। अपना डर निकालिए, अपना फोबिया निकालिए और याद दिला दीजिए। जंग आपकी। राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद।